वैसे तो भारत में भूकंप आते ही रहते हैं, मगर इस बार जो होगा वो दिल दहला देगा। 900 साल से ऐसा भूकंप नहीं आया, मगर अब ये आने वाला है जो इतना खतरनाक होगा कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर पल भर में खाक में मिल जाएगा, अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी और 30 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान जा सकती है। मगर सवाल ये है कि आखिर यह भूकंप आएगा क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है और इस प्रेडिक्शन को लेकर इतनी बड़ी सर्टेनिटी क्यों है और कौन से वे हिस्से हैं जो इससे प्रभावित होने वाले हैं। आइए डिटेल में जानते हैं यह भूकंप कब और क्यों आएगा। ये जानने से पहले बात करते हैं भारत की। भारत हमेशा से ही एशिया का हिस्सा नहीं रहा है। असल में पहले अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक हुआ करते थे, लेकिन टाइम गुजरा और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की टेक्टोनिक प्लेट अफ्रीका से टूटकर एशिया के दक्षिणी हिस्से से जा टकराई। इस टकराहट ने धरती की जियोग्राफी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था, क्योंकि इस टकराहट से वर्ल्ड मैप पर एक अलग स्ट्रक्चर वाला देश नहीं उभरा था, बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी आ गई थी। असल में जब भारत की नॉर्दर्न प्लेट और एशिया के दक्षिणी हिस्से की प्लेट आपस में टकराई तो यह इम्पैक्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों का जन्म हो गया, जिसे आज हिमालय कहा जाता है। इस टकराहट से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तो बन गई, मगर ये अकेले नहीं आई, बल्कि अपने साथ लेकर आई थी भूकंप और ज्वालामुखी की भरमार। हालांकि टाइम के साथ एक और टकराहट हुई, जिससे वॉल्केनो आने तो बंद हो गए, लेकिन भूकंप का सिलसिला चलता रहा, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स का यह टकराव कोई वन टाइम घटना नहीं थी, बल्कि इसमें लगातार मूवमेंट होती रहती है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो समय के साथ साथ ये हर पल एक दूसरे से या तो दूर जाती रहती हैं या एक दूसरे की तरफ खुद को धकेलती रहती हैं, और इसी मूवमेंट से नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं। दरअसल जब एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है तो इसके चलते जमीन में एक फॉल्ट जोन बनता है। इस प्रक्रिया के दौरान भीतर जबरदस्त ऊर्जा जमा होती है, और जब यह ऊर्जा एक झटके में रिलीज होती है तो जमीन कांप उठती है। इसी को भूकंप कहा जाता है। हमारी धरती के भीतर कई टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो लगातार अपनी जगह से खिसकती रहती हैं। भारत का उत्तरी हिस्सा इंडियन टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है, जो हर साल एशियाई प्लेट की ओर थोड़ी थोड़ी खिसकती रहती है। यह खिसकाव बहुत धीमा होता है, लेकिन चिंता की बात यह है कि इंडियन प्लेट तिब्बती प्लेट के नीचे धीरे धीरे और स्मूथली नहीं जा रही है, बल्कि दोनों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यही बढ़ता हुआ तनाव भविष्य में एक बड़े भूकंप का कारण बन सकता है। वैसे तो धरती में मौजूद सभी प्लेट्स में हलचल होती है, मगर जहां बाकी क्षेत्रों में यह स्लिप मूवमेंट या फॉल्ट स्लिप बहुत धीरे होता है, वहीं इंडियन और तिब्बती प्लेट्स के बीच यह कुछ ही मिनटों में हो जाता है। यही वजह है कि यहाँ से इतनी एक्सट्रीम एनर्जी रिलीज होती है कि सिर्फ धरती नहीं बल्कि पूरा एशिया हिल जाता है। तभी तो आपने नोटिस किया होगा कि हर कुछ दशकों के अंतराल में भारत में एक खतरनाक भूकंप आता ही आता है। मगर इस टेक्टोनिक स्ट्रेस की वजह से भारत में आखिरी भूकंप को आए 70 साल से ज्यादा समय गुजर चुका है। लेकिन भले ही भारत में अभी तक कोई विशालकाय भूकंप ना आया हो, पर आसपास के क्षेत्रों में खतरनाक मैग्नीट्यूड के भूकंप लगातार देखे जा रहे हैं। जैसे कि 2023 में तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, जिसमें 60,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इसी तरह म्यांमार में आए भूकंप ने भी बहुत भारी नुकसान किया था। वहाँ पर सैकड़ों साल पुराने मंदिर तबाह हो गए थे। भारत में बड़े भूकंप को अभी कई साल गुजर चुके हैं, पर अब सवाल ये नहीं रहा कि भूकंप आ सकता है या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि अब वह कब आएगा, क्योंकि इसका आना लगभग तय है। जब भी यह आएगा इसमें करोड़ों लोगों की जान जाएगी, और यह कुछ ही सालों में आने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पीछे एक नहीं बल्कि 3 कारण जिम्मेदार हैं। पहला कारण पोटेंशियल इंटेंसिटी। अब तक भारत और इसके आसपास के क्षेत्रों में जो भूकंप आए हैं वे ज्यादातर 7 से 8.5 मैग्नीट्यूड के बीच रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगला बड़ा भूकंप इस सीमा को पार कर सकता है, पोटेंशियली 9 या उससे भी अधिक मैग्नीट्यूड का। उदाहरण के लिए 15 जनवरी 1934 को भारत नेपाल बॉर्डर पर एक भूकंप आया था, जिसका एपिसेंटर कम आबादी वाले इलाके में था। फिर भी इस भूकंप में लगभग 30,000 लोगों की जान चली गई थी और कई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मलबे में तब्दील हो गई थीं। लेकिन इस बार जो भूकंप संभावित रूप से आने वाला है उसकी तीव्रता और प्रभाव दोनों ही कई गुना ज्यादा होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार फर्क यह है कि भारत अब सिर्फ गांवों का देश नहीं रहा। अब यहाँ घनी आबादी वाले शहर, हाई राइज बिल्डिंग्स, मेट्रो रेल, एक्सप्रेसवे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बन चुके हैं। ऐसे में तबाही का स्तर पहले से कहीं ज्यादा भयानक हो सकता है। दूसरा कारण भारत की डेमोग्राफी। भारत की जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी इस तबाही को हजारों गुना ज्यादा घातक बना देगी। असल में भारत जनसंख्या घनत्व के मामले में दुनिया का 29वां सबसे बड़ा देश है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि हर स्क्वायर किलोमीटर पर लगभग 1275 लोग रहते हैं। और अगर छोटे देशों को हटा दिया जाए और केवल बड़े देशों की बात करें तो भारत टॉप 20 सबसे घने देशों में आता है। यानी अगर किसी एक इलाके में एक भी बिल्डिंग गिरी तो उस एक एरिया में 1000 से लेकर 1500 से ज्यादा लोगों की जान जा सकती है। इसका तीसरा और सबसे बड़ा कारण है
भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकवर्ड डेवलपमेंट हम इसे बैकवर्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भले ही भारत में नई इमारतें बन रही हों, लेकिन उनमें से ज्यादातर एंटी अर्थक्वेक टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर नहीं बनी हैं। अब इसे समझने के लिए भारत का जियोग्राफिकल और आर्किटेक्चरल पर्सपेक्टिव समझना होगा। भारत के उत्तर में हिमालयन प्लेट से जुड़े हाई अर्थक्वेक रिस्क वाले जोन मौजूद हैं। इन क्षेत्रों में दिल्ली, कोलकाता, देहरादून, इम्फाल, गुवाहाटी जैसे बड़े शहर आते हैं, यानी सबसे ज्यादा कोहराम इन्हीं जगहों पर मचेगा। नॉर्थ ईस्ट तो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा क्योंकि वह हिमालय प्लेट के सबसे करीब है। अगर भारत के मैप को क्लोजली ऑब्जर्व किया जाए तो भारत की लगभग 59% आबादी ऐसी जोन में रहती है जो हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक रिस्क जोन है। और अगर जब भी यह भूकंप आएगा तो इसका असर भारत में लाखों करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ेगा। अगर इस प्रभावशाली आबादी को एस्टिमेटेड डेटा में कन्वर्ट किया जाए तो यह 10 करोड़ से ऊपर बैठती है। 10 करोड़, जी हाँ 10 करोड़। ये भारत की कुल आबादी का सिर्फ 6.67% हिस्सा है, लेकिन कई देशों की तो पूरी जनसंख्या भी इतनी नहीं होती। और यही वह विनाशकारी शक्ति है जो इस आने वाले भूकंप में छिपी है। भारत में इतनी ज्यादा तबाही इसलिए मचेगी क्योंकि हमारे यहाँ मकानों को BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं बनाया जाता। BIS का नाम सुनकर हमें पता है आप यही सोच रहे होंगे कि BIS गाइडलाइन क्या होता है, लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है क्योंकि बहुत मुश्किल से लोगों को BIS गाइडलाइन के बारे में पता होता है। एक भारतीय आम आदमी के लिए इतना आर्किटेक्चर नॉलेज रखना अनरियलिस्टिक है। इनफैक्ट भारत में तो लोगों को यह भी पता नहीं होता कि उनके घर का स्ट्रक्चर कितने मैग्नीट्यूड तक के झटकों को अर्थक्वेक रेजिस्टेंस करने के लिए तैयार है। और यही नहीं, भारत में बनने वाली बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बिल्डर्स तक BIS गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते। इनफैक्ट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA के एक सीनियर मेंबर ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि भारत में लगभग 24 करोड़ एस्टेब्लिश्ड बिल्डिंग्स मौजूद हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर बिल्डिंग्स अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है ही नहीं। यही नहीं, एक्सपर्ट्स का तो यहाँ तक कहना है कि भारत की 95% बिल्डिंग्स भूकंप के लिए सुरक्षित नहीं है। यह भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की कड़वी सच्चाई है। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर तो इतना कच्चा है कि दिल्ली में अगर 4.3 की तीव्रता का भूकंप भी आ जाए तो लोगों के मकान हिलने लगते हैं, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी दरक जाती है, जबकि 4.3 के स्केल का भूकंप तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर 9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया तो भारत की बिल्डिंग्स का क्या हाल होगा, यह सोचकर भी रूह कांप जाती है। हालांकि होम मिनिस्ट्री ने एक गाइडलाइन जारी की थी कि 2007 के बाद बनने वाली सभी बिल्डिंग्स BIS के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तब लगा था कि शायद अब कुछ बदलने वाला है। फाइनली भारत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा जिससे भूकंप से डर नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं, खासकर जापान, जहां पर हर बिल्डिंग को भूकंप के अनुसार ही डिजाइन किया जाता है। अगर जापान की बात की जाए तो वहां साल में औसतन 1000 से ज्यादा भूकंप आते हैं, जिनमें 4 मैग्नीट्यूड के ऊपर के दर्जनों होते हैं। वहां पर बिल्डिंग्स को ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है कि बड़ी से बड़ा भूकंप भी उन्हें हिला नहीं सकता। और अगर भारत में भी ऐसा कुछ हो जाए तो घबराने की बात ही नहीं होगी। मगर अफसोस की बात यह है कि 2007 में दिए गए निर्देशों को 18 साल होने वाले हैं और अभी भी ज्यादातर बिल्डर्स ने इन गाइडलाइंस को फॉलो करके बिल्डिंग बनाना शुरू नहीं किया है। तभी तो 27 जून 2022 को जब एक 4 मंजिला इमारत अचानक गिर गई तो 9 लोगों की मौत हो गई और न जाने कितने लोग घायल हो गए थे। यही नहीं, अगर NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को माने तो 2018 से 2022 के बीच 8,756 लोगों की मौत सिर्फ बिल्डिंग गिरने की वजह से हुई थी। यानी कि औसतन हर दिन 5 लोग किसी न किसी बिल्डिंग के गिर जाने से अपनी जान गंवा रहे हैं। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन बिल्डिंग्स के कोलैप्स के लिए तो मोस्टली भूकंप जिम्मेदार भी नहीं थे। ये बिल्डिंग तो मेकिंग प्रोसेस में ही गिर गईं। वैसे अगर भूकंप से बचने की बात की जाए तो आपने अपने स्कूल में जरूर सुना होगा कि भूकंप से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है घर से बाहर निकल जाना। मगर समस्या यह है कि भले ही वह तरीका सही हो, लेकिन अगर हमारे देश में भूकंप आएगा तो यह तरीका भी काम नहीं आएगा। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया, भारत में लगभग 24 करोड़ बिल्डिंग है। 24 करोड़ नहीं, अगर सिर्फ 1 लाख बिल्डिंग्स भी गिर गईं तो वो भी बहुत है पूरे एरिया को तहस नहस करने के लिए। साथ ही भारत के शहर और कॉलोनीज को जिस तरह से बिना प्लानिंग के बनाया गया है, उसमें अगर कोई बिल्डिंग गिरेगी तो वह सीधे अगल बगल की सड़कों और आसपास की दूसरी बिल्डिंग्स पर ही गिरेगी, जिस वजह से अगर किसी इलाके में सिर्फ 3 बिल्डिंग्स भी गिर गईं तो उसका मलबा पूरे एरिया को तबाह कर देगा। और यह कहना भी गलत नहीं होगा कि चाहे आप बिल्डिंग के अंदर हो या बाहर, अगर आप किसी भी पुराने स्ट्रक्चर के आसपास हैं तो आपकी जान केवल भगवान भरोसे ही रहेगी। अर्थक्वेक का असर दिल्ली, NCR, मुंबई, लखनऊ जैसे हैवीली डेवलप्ड शहरों पर भी पड़ेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि इसके आने के बाद बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो सकता है और जान के नुकसान के बारे में तो अभी कुछ भी कहना मुमकिन नहीं। हमें पता है कि आप भी सोच रहे होंगे क्या अब बचने का कोई तरीका नहीं है। वेल, ऐसा नहीं है कि बचाव का कोई तरीका नहीं, क्योंकि तरीका तो हर चीज का होता है, मगर यह तरीका थोड़ा महंगा और टेक्निकल है।
लेकिन अगर इसे पूरे देश में लागू करवा लिया जाए तो हम सालों साल के लिए भूकंप के डर से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं तो एक बार किसी सिविल इंजीनियर से उसके स्ट्रक्चर की जांच जरूर करवा लें, और अगर आपका मकान पहले से बना हुआ है तो भी किसी BS कोड कंप्लाइंट इंजीनियर से चेक करवाना चाहिए। अगर आप नया घर बनवा रहे हैं तो बिल्डर से साफ कहिए कि यह BIS रेगुलेशंस के अनुसार बना हो। भारत में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ इतने काबिल और एजुकेटेड लोग है ही नहीं जो इतनी डायनामिक डिमांड को फुलफिल कर सकें। तभी तो इकोनॉमिक टाइम्स जैसे बड़े अखबारों में भी इस बात को उठाया गया है कि प्रीमियम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी यह समस्या देखी जा रही है। आज हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम जिस हालत में है उसे देखकर एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है। आज भारत के एजुकेशन की क्वालिटी इतनी ज्यादा गिर गई है कि कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बावजूद कोई भी एंट्रेंस टेस्ट बिना कोचिंग के पास किया ही नहीं जा सकता। जब एजुकेशन अच्छी नहीं होगी तो फिर किसी इनोवेशन के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। यही वजह है कि हमें इनोवेशन के लिए आज भी विकसित देशों का मुंह देखना पड़ता है। मगर अब वक्त आ गया है कि सरकार को इसमें सीधा इंटरफेयर करना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। हम केवल नुकसान को लेकर संवेदना जताते रह जाएंगे, क्योंकि यह एक ऐसी प्रलय है जिससे रोका तो जा सकता है, मगर इसके लिए रेवोल्यूशनरी स्टेप उठाने होंगे। और हाँ, इस तबाही से बचने के उपाय अभी भी हैं, बस उन्हें अमल में लाना बाकी है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।